नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल व्यापार चक्र में। मित्रों, विवाह में जो कूट मिलान होता है उस विषय पे आज हमारे साथ कुमार साई प्रीतम जी कुछ विशेष एक स्पेशल जानकारी देने के लिए बैठे हैं और उनके एक एक पक्ष को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इसी चीज के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। हमारी आज की जो टॉपिक है उसका नाम है हॉरोस्कोप मैचिंग इन ईस्टर्न इंडिया, जो कि है 10 फुट मिलान। ये हमारी कंटेंट है। हम मैचिंग ऑफ मून साइन से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे ग्रह मैत्री, मैचिंग ऑफ वर्ण, मैचिंग ऑफ वश्य, नक्षत्र शुद्धि, मंडल शुद्धि, नाड़ी कैलकुलेशन, मैचिंग ऑफ गण, मैचिंग ऑफ योनि, मैचिंग ऑफ वर्ग, कैंसिलेशंस ऑफ वेरियस दोषज arise ड्यू टू 10 फुट मिलान। देन रियल लाइफ एग्जांपल चार्ट्स 2 लेंगे, रेमेडियल मेजर्स विभिन्न दोष के लिए देंगे और फाइनली कंक्लूजन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैचिंग ऑफ मून साइन, जो इसको हम हमारे राशि बोलते हैं। पहले बात करते हैं रॉयल कपल पे कि रॉयल कपल है क्या। देखिए, जब कभी भी मून साइन यानी कि वर और वधु, जो कि लड़का और लड़की हैं, दोनों की अगर हम कुंडली मैचिंग करते हैं तो लड़की की जो चंद्र कुंडली है उसको सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। चंद्र कुंडली कैसे ड्रॉ करेंगे? लड़की के चार्ट में चंद्रमा जिस राशि में होगा उस राशि को लगन बना देंगे, तो चंद्र कुंडली बन गई लड़की की हॉरोस्कोप में। अब रॉयल कपल को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लड़के का राशि क्या है, अर्थात लड़के के चार्ट में चंद्रमा किस राशि में बैठा है उसको देखेंगे। वो राशि लड़की की चंद्र कुंडली में किस भाव में लाए कर रहा है उसको देखेंगे। अगर लड़के का राशि लड़की की चंद्र कुंडली में लगन, तीसरा भाव, चौथा भाव, दसम या एकादश भाव में लाए कर रहा हो, तो उस केस में वो लड़का और लड़की को हम रॉयल कपल के कैटेगरी में रखेंगे। सिमिलरली, अगर लड़का या लड़की ये दोनों, उनकी अगर राशि इवन साइन हुई दोनों की, यानी कि टॉरस, कैंसर, वर्गो, ऐसे ही 2 4 6 8 10 12 ऐसे अगर इवन साइन में हो जा रहे हैं, तो उस केस में अगर लड़की की चंद्र कुंडली में लड़के का राशि सप्तम भाव में आ जाता है, तो उस केस में भी उन दोनों को रॉयल कपल के कैटेगरी में रखेंगे। जब कभी भी कोई भी कपल रॉयल कपल बन जाता है, तो उस केस में उनके मैरिज को गुड लक, लॉन्जिविटी एंड फॉर्चून ऑटोमेटिकली आने लगता है, प्रोवाइडेड बर्थ चार्ट में एडवर्स मैरिज रिलेटेड कोई योग ना हो। यहाँ पे एक बात नोट करने की यह है कि अगर लड़का और लड़की दोनों की राशि ऑड साइन हो और लड़की की चंद्र कुंडली में लड़के का राशि सप्तम भाव में आ जाए, तो उस केस में उनका रॉयल कपल फॉर्मेशन नहीं होता है। ये जो कॉम्बिनेशन है, एक डिस्टरबेंस मैरिड लाइफ का कॉम्बिनेशन है। तो अगर ऐसे वाला कॉम्बिनेशन कोई भी आता है तो बेटर है फर्दर अलग दूसरे कूट के मिलान के बाद आप डिसाइड करें। यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए, एक ब्राइड की हॉरोस्कोप है। चूंकि हम चंद्र कुंडली की बात कर रहे हैं, तो हमेशा लगन में चंद्रमा ही रहेगा, लिब्रा साइन है। देखिए, इनके तीसरे भाव में धनु राशि है, चौथे भाव में मकर राशि है, दसम भाव में कर्क राशि, 11वें भाव में सिंह राशि। तो ये जो फीमेल है, ये धनु, मकर, कर्क और सिंह राशि वाले लड़के के साथ अगर शादी होती है इनकी, तो ये रॉयल कपल के कैटेगरी में आएंगी। मगर अगर हम मेष राशि की बात करें, ये एक ऑड साइन है। मेष राशि ऑड साइन होके चंद्र कुंडली से सप्तम भाव में आ रही है, इसीलिए यह लड़की अगर मेष राशि वाले के साथ शादी करती है तो वो रॉयल कपल में गिना नहीं जाएगा, क्योंकि एक ऑड साइन हो गया। अब देखते हैं षडाष्टक योग क्या है। देखिए, षडाष्टक योग दो तरह का होता है, एक है अरिषडाष्टक, दूसरा है मित्र षडाष्टक। अरिषडाष्टक किसको बोलते हैं? अगर लड़की की चंद्र कुंडली में लड़के का राशि अष्टम भाव में आ जाए तो इसको हम अरिषडाष्टक बोलते हैं। जब कभी भी अरिषडाष्टक होता है तो उस केस में सीवियर मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कपल होता है आफ्टर द मैरिज,
अगर कोई एडवर्स योग रिलेटेड टू मैरिज प्रेजेंट हो तो ये सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस यानी कि डिवोर्स तक भी बात आगे बढ़ सकती है ड्यू टू सीवियर मिसअंडरस्टैंडिंग। दूसरा है मित्र षडाष्टक। मित्र षडाष्टक क्या है? अगर लड़की की चंद्र कुंडली में लड़के का राशि छठे भाव में आ जाए तो उस केस में मित्र षडाष्टक की फॉर्मेशन होती है। मित्र षडाष्टक में डिफरेंस इन ओपिनियन आएगी, बट ये जो डिफरेंस इन ओपिनियन है इसकी आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगी थ्रू म्यूचुअल सपोर्ट टू ईच अदर। इसीलिए जब कभी भी अरिषडाष्टक यानी कि लड़की की चंद्र कुंडली में लड़के का राशि अगर अष्टम में आए, उस वाले केस को रिजेक्ट करना ही श्रेयस्कर माना जाएगा। अब आती है नवम पंचम कॉम्बिनेशन। अगर लड़की की चंद्र कुंडली में लड़के का राशि नाइन्थ प्लेस में आए तो उस केस में नवम पंचम कॉम्बिनेशन बनता है। ये जो नवम पंचम कॉम्बिनेशन बनता है ये जनरली हार्मलेस है, बट अगर वर और कन्या दोनों में से किसी एक के भी हॉरोस्कोप में चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यू होगा तो ये नवम पंचम कॉम्बिनेशन उसको वृद्धि कर देता है, जिसके वजह से इनफर्टिलिटी या मिसकैरेजेस जैसे समस्या भी आ सकती है। बट अगर लड़की की चंद्र कुंडली में लड़के का राशि पांचवें भाव में आए तो इस केस में जो नवम पंचम की फॉर्मेशन होती है ये ज्यादा ट्रबल नहीं करता, बल्कि ये मैरिज लाइफ में लव एंड हार्मोनी को ग्रोथ करता है। अब आती है द्विद्वादश कॉम्बिनेशन। अगर लड़की की चंद्र कुंडली में लड़के का राशि द्वादश भाव में आ जाए तो इसको द्विद्वादश कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये जो द्विद्वादश कॉम्बिनेशन होता है ये मैरिज के बाद एक्सपेंसेस जोरों से बढ़ा देता है, जिसके वजह से संचय कम होता है और एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो फाइनेंशियल ट्रबल ला देता है। बट अगर लड़के का राशि लड़की की चंद्र कुंडली में द्वितीय भाव में लय करता हो तो ये फाइनेंशियल ट्रबल के जगह पे फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी ला देता है। अब हमारी जो पहली कूट है वो समाप्त हुआ। अब दूसरे कूट पे आते हैं जो कि ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री क्या है? हमको सबसे पहले पता लगाना है कि लड़का और लड़की दोनों की चंद्रमा जिस राशि में होगा उस राशि का स्वामी कौन है। उस राशि के स्वामियों के बीच अगर हम देखेंगे तो उनके बीच फ्रेंडली रिलेशनशिप है, न्यूट्रल है, एनिमी है या बिटर एनिमी है, उसको पता लगाना है। फ्रेंडली रिलेशनशिप अगर दोनों राशियों के बीच में हो तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करता है। अगर न्यूट्रल हो तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी देता है। अगर एनिमी हो तो दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग कम, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा देगा। अगर बिटर एनिमी हो तो फ्रीक्वेंट क्वारल देगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल पे ये एक लड़के का कुंडली है, ठीक है, मकर राशि है, चंद्र कुंडली हमने बना दिया। अब सपोज इस लड़के का शादी किसी टॉरस या लिब्रा साइन वाले लड़की के साथ हो जाए तो उस केस में क्या होगा? मकर राशि का स्वामी शनि, तुला या फिर हमारी जो वृषभ राशि है उसके स्वामी है शुक्र। शनि शुक्र में मित्रता है तो वर और कन्या में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अब सपोज ये जो मकर राशि का लड़का है वो धनु या फिर मीन राशि वाली लड़की के साथ शादी कर रहा है तो इस केस में धनु और मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति और शनि बृहस्पति न्यूट्रल रिलेशनशिप है इन पराशरस सिस्टम। तो उस केस में इनके साथ अंडरस्टैंडिंग होने के साथ साथ थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा। अब सपोज लड़की कर्क राशि की हो गई। एज पर पराशरस सिस्टम चंद्रमा किसी प्लैनेट को अपना शत्रु नहीं मानता एक्सेप्ट राहु केतु, बट शनि चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, तो ये वन साइडेड एनिमी वाला रिलेशनशिप हो गया। इस केस में अगर ये मकर राशि का लड़का कर्क राशि के लड़की के साथ शादी करता है तो अंडरस्टैंडिंग कम रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब आते हैं बिटर एनिमी की परी जो कि है सिंह राशि, क्योंकि स्वामी है सूर्य। सूर्य शनि को शत्रु मानता है, शनि सूर्य को शत्रु मानता है। तो इस केस में अगर ये मकर राशि का लड़का सिंह राशि के लड़की के साथ शादी कर ले तो बहुत ही कम अंडरस्टैंडिंग रहेगा और ज्यादा क्वारल रहेगा इनके बीच में। अब देखते हैं मैचिंग ऑफ वर्ण। वर्ण की भी जब बात करते हैं तब नॉर्थ इंडियन सिस्टम और ईस्टर्न इंडियन सिस्टम में दोनों में थोड़ी सी अंतर है। किसमें अंतर है? दोनों ही सिस्टम में विप्र वर्ण में जलीय राशि आते हैं और शूद्र वर्ण में पृथ्वी तत्व के राशि आते हैं। बट नॉर्थ इंडियन सिस्टम में क्षेत्रीय वर्ण में सारे के सारे
अग्नि तत्व राशि आ जाते हैं और वैश्य वर्ण में सारे के सारे वायु तत्व के राशि आ जाते हैं। ईस्टर्न इंडियन सिस्टम में लिब्रा साइन वायु तत्व होने के बाद भी वो क्षेत्रीय वर्ण में गिना जाता है, और एरिस साइन अग्नि तत्व होने के बाद भी वैश्य वर्ण में गिना जाता है। अगर हम अभी वर्ण की ऑर्डर चेकिंग करें तो विप्र वर्ण को हाईएस्ट यानी कि टॉप रैंक में माना गया है, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ये हमारे जाति को लेके नहीं है, हम जन्म से जो जाति लाए हैं ये एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है। अब वर्ण क्या रिप्रेजेंट करता है, एक की लाइफ स्टाइल किस तरह की होगी। जब कभी भी मैचिंग किया जाता है वर और कन्या में, तो वर हमेशा कन्या से हायर वर्ण में रहना प्रिफरेबल माना जाता है, क्योंकि कन्या अपना घर छोड़ के वर के घर में आता है तो उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसके वजह से। अगर रिवर्स केस हो गया, अगर कन्या हायर वर्ण की हो गई और वर जो है वो लोअर वर्ण की हो गई, तो एडजस्टमेंट में इश्यू आती है, जिससे कि डिफरेंस इन ओपिनियन आता है और मैरिड लाइफ में ट्रबल आ जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे लड़के का चार्ट है, मेष राशि है। अगर इस लड़के की शादी टॉरस साइन वाले लड़की के साथ हो जाए तो देखिए, मेष राशि ईस्टर्न इंडियन सिस्टम में वैश्य वर्ण में आ रहा है, टॉरस साइन शूद्र में आ रहा है, यानी कि वर का वर्ण जो है कन्या के वर्ण से ऊपर है, शादी हो सकती है, एडजस्टमेंट इश्यू नहीं आएगा। मिथुन राशि वैश्य वर्ण है, यहाँ पे एरिस भी वैश्य वर्ण है, दोनों सेम वर्ण है, एडजस्टमेंट इशू नहीं आएगा। अगर कर्क राशि की बात करें, लड़की अगर कर्क राशि की हो गई तो लड़की हो गई विप्र वर्ण और लड़का है वैश्य वर्ण, अब एडजस्टमेंट इश्यू आएगी। अगर लड़की सिंह राशि की हो गई तो लड़की हो गई क्षत्रिय वर्ण, मगर लड़का है वैश्य वर्ण, लड़की हायर वर्ण में है, अब एडजस्टमेंट इश्यू आ जाएगी। अब देखते हैं मैचिंग ऑफ वैश्य, ये चौथा कूट है। वैश्य डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर राशियों की बात करें, एरिस टॉरस, सेकेंड हाफ ऑफ सजिटेरियस, फर्स्ट हाफ ऑफ कैप्रिकॉन, ये चतुष्पद है। जेमिनाई, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड फर्स्ट हाफ ऑफ सजिटेरियस जो है वे द्विपद है। कैंसर, पाइसिस एंड सेकेंड हाफ ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो जलचर है। सिंह राशि वनचर है, स्कॉर्पियो कीट है। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें लड़की की जो वश्य है और लड़के का जो वश्य है दोनों में कंपैरिजन की गई है। जैसे कि अगर लड़के की वश्य चतुष्पद हुई और लड़के का अगर चतुष्पद हुआ तो हाईएस्ट स्कोर 2 है, इनको 2 में से 2 मिल रहा है, इसका अर्थ कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंसी नहीं दिखाएगा, मिल बांट के चलेंगे। Whereas अगर लड़की चतुष्पद है, अगर लड़का वनचर हो गया, तो दोनों के बीच जो वश्य का जो स्कोर है वो 0.5 है, 0.5 यानी कि आधा। इसका अर्थ है इन दोनों में डोमिनेंसी को लेके झगड़ा चलेगा, जिसका वजह से मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि जब कभी वश्य मैचिंग देखते हैं तो इसका स्कोर अगर 1 या 2 हो तो इट प्रोमोट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बट अगर इसकी स्कोर अगर 0.5 या फिर 0 आ जाए तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को डोमिनेट करने के चक्कर में मैरिड लाइफ खराब कर देगा। हमारी अभी राशियों की सारे कूट खत्म हो गए, अब नक्षत्र के कूट शुरू होंगे। शुरू करते हैं नक्षत्र शुद्धि, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम सबको विंशोत्तरी दशा की सीक्वेंस पता है, जो कि केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। हमको अभी क्या करना है, लड़की यानी कि जो कन्या है उसके चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र स्वामी को पता लगाना है कौन है। फिर लड़का यानी कि जो वर है उसके चंद्रमा किस नक्षत्र में है उस नक्षत्र स्वामी को पता लगाना है वो कौन है। अब हमको कन्या के नक्षत्र स्वामी से वर के नक्षत्र स्वामी तक विंशोत्तरी दशा सीक्वेंस में गणना करना है, कितने नंबर पे वो आ रहा है। अगर दोनों नक्षत्र स्वामी एक ही हो गए तो उस केस में उसको जन्म तारा के कैटेगरी में रखा जाएगा, जिससे कि मैरिड लाइफ में फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन, यानी कि या तो एक टाइम में पूरा अच्छा एक टाइम में पूरा डाउन, इस टाइप की सिचुएशन आती है तो मैरिड लाइफ में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। फिर आती है कि अगर कन्या के नक्षत्र से नक्षत्र स्वामी से वर्ण का नक्षत्र स्वामी सेकंड में आ जाए तो उस केस में वो संपत्ति तारा में गिना जाएगा, जो कि मैरिड लाइफ में फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी देता है। अगर कन्या के नक्षत्र स्वामी से वर का नक्षत्र स्वामी तीसरे में आया उस केस में वो विपत्त तारा में गिना जाएगा,
जो कि मैरिड लाइफ में, डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस एंड ऑब्स्टैकल्स देता है। अगर कन्या के नक्षत्र स्वामी से वर का नक्षत्र स्वामी चौथे में आया, वो शेम तारा में गिना जाएगा, जिसमें ओवरऑल कपल का वेल बींग ही होता है। अगर वो पांचवें में आया तो वो प्रत्यरी तारा में गिना जाएगा। प्रत्यरी तारा में क्या होता है, दोनों के में थोड़ी सी अनबन लगी रहती है, तो एनिमिटी एंड क्वारलसम नेचर हो जाता है, पीस डिस्ट्रॉय होता है मैरिज लाइफ में। अगर वर्क का नक्षत्र छठे में आ रहा है तो ये साधक तारा में गिना जाएगा, जिससे कि मैरिड लाइफ में मैरिज होने के बाद सक्सेसफुल अचीवमेंट मिलता है। अगर वर्क का नक्षत्र सातवें क्रमांक में आ रहा है तो उस केस में वध तारा में गिना जाएगा, ये सबसे डेंजर होता है। इसमें मिसफॉर्च्यून और सेपरेशन वाली पॉसिबिलिटी आ जाती है। अगर आठवें में आया तो ये मित्र तारा में गिना जाएगा, जिससे कि लड़का लड़की एक दूसरे को हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर नवम में आया तो अति मित्र तारा में गिना जाएगा, जिससे कि मैरिज के बाद लव एंड हार्मोनी ग्रो होता है। यहाँ पे एक नोट दिया है, इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर लड़का या लड़की दोनों दोनों अगर दोनों की राशि, चंद्रमा के राशि की अगर नक्षत्र की बात करें, अगर दोनों के नक्षत्र भरणी हुआ या अश्लेषा हुआ या हस्त हुआ या ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़, सतविसा, इन छह में से अगर कोई भी कॉमन राशि अगर आ जाता है तो उस केस में मैरिज को अवॉइड करना ही बेटर रहता है, कि इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन बहुत ज्यादा रहता है। अगर किसी एक के कुंडली में भी एडवर्स मैरिज रिलेटेड योग प्रेजेंट हो तो इस कॉम्बिनेशन को अवॉइड करना श्रेयस्कर रहेगा। क्योंकि नक्षत्र शुद्धि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल कैसे निकालेंगे। सपोज जो लड़की है उसके चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है, स्वामी है सूर्य। जो लड़का है उसका नक्षत्र उसका चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र में है, स्वामी है मरकरी। अब विंशोत्तरी दशा सीक्वेंस में देखेंगे कि लड़की के नक्षत्र स्वामी सूर्य से लड़के का नक्षत्र स्वामी मरकरी कितने दूरी पे है। अगर गिनेंगे तो सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सटर्न, मरकरी सातवें में आ रहा है लड़के का नक्षत्र स्वामी, तो यह वध तारा में गिना जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, मिसफॉर्च्यून एंड सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस। तो इस वाले कॉम्बिनेशन को अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। अब आते हैं मंडल शुद्धि। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। मंडल शुद्धि में क्या है, सबसे पहले हमको ये पता लगाना है कि लड़के का चंद्रमा का जो नक्षत्र है उसका क्रमांक क्या है। क्रमांक नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है, हम रेफर करेंगे एग्जाम्पल में। हमको एक बार उसका क्रमांक मिल गया, उस क्रमांक से हमको एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो हमको रिजल्ट मिला उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और उस प्रोडक्ट को 27 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल देना है क्या है। यहाँ पे एक नोट ये है कि अगर लड़के का नक्षत्र अश्विनी, मघा या मूल हुआ तो उस केस में नक्षत्र के क्रमांक से एक घटाने के वजह एक जोड़ देंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे रिमाइंडर निकलने का। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, लड़की का जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के क्रमांक में एक जोड़ देंगे। अब उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 27 से डिवाइड कर देंगे, उसमें एक रिमाइंडर मिलेगा। ये स्टेप नंबर 1 और 2 में हमको जो दो रिमाइंडर मिला, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, वो दो रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। जो रिजल्ट मिलेगा उसको 5 से डिवाइड करके एक फाइनल रिमाइंडर निकालेंगे। वो फाइनल रिमाइंडर अगर 0 या 1 हुआ तो उन दोनों नक्षत्र को वायुमंडल में गिना जाएगा, जो कि लॉस ऑफ प्रोगेनी देता है। अगर चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कुछ इश्यू है तो बर्थ चार्ट में। अगर फाइनल रिमाइंडर 2 निकला तो वो वरुण मंडल में गिना जाएगा, जो कि फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी देता है आफ्टर मैरिज। अगर फाइनल रिमाइंडर 3 निकला तो नक्षत्र दोनों अग्निमंडल में गिने जाएंगे, जो कि सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। ये थोड़ी सी डेंजर वाली कॉम्बिनेशन है। अगर फाइनल रिमाइंडर 4 निकला तो वो महेंद्र मंडल में गिना जाएंगे दोनों नक्षत्र, जो कि मैरिज के बाद ऑल अराउंड प्रोस्पेरिटी ला देते हैं। अब मंडल शुद्धि का हम देखते हैं एग्जाम्पल कैसा है। देखिए, सपोज ग्रूम का जो नक्षत्र यानी कि लड़के का अगर चंद्रमा के नक्षत्र है वो अश्लेषा है, और इस चार्ट में देखिए यहाँ पे नक्षत्रों का क्रमांक दे दिया गया है। अश्लेषा नक्षत्र का क्रमांक है 9। अब जो लड़की है वो सपोज उसके चंद्रमा आर्द्र नक्षत्र में है और आर्द्र नक्षत्र के क्रमांक है 6। अब स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं। वहां पे देखिए लड़के के नक्षत्र के क्रमांक से एक घटा लेंगे
तो निकलेगा 8। 8 में अभी 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकलेगा 40। अब 40 को 27 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर निकलेगा 13। उसको नोट कर देना है। स्टेप 2 में आएंगे, लड़की के नक्षत्र में 1 ऐड कर देंगे, निकलेगा 7। अब 7 में हमको 5 मल्टीप्लाई कर देना है, निकलेगा 35। अब 35 को 27 से डिवाइड कर देना है, निकलेगा 8। रिमाइंडर जो है वो 8 निकलेगा, उसको भी नोट कर देना है। स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 1 और 2 में जो रिमाइंडर निकला 13 और 8, उसको ऐड कर देंगे, निकलेगा 21। अब इस 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो फाइनल रिमाइंडर निकलेगा वो 1 निकलेगा। अगर फाइनल रिमाइंडर 1 निकलता है तो ये दोनों नक्षत्र वायुमंडल में गिने जाएंगे, जो क्या डिनोट करता है, लॉस ऑफ प्रोगेनी। इसका अर्थ क्या है कि अगर लड़का या लड़की किसी एक के चार्ट में भी चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यू होगा तो इनको इनफर्टिलिटी या फिर मिसकैरेज रिलेटेड सिचुएशन से गुजरनी पड़ सकती है, स्पेशली लेडी को अगर ये मैरिज हुई तो। अब है 7वां कुट, जो कि है नाड़ी कैलकुलेशन। सबसे पहले देखते हैं षड नाड़ी क्या है। हम क्या करेंगे षड नाड़ी कैलकुलेशन में, लड़के का नक्षत्र के क्रमांक से लड़की का नक्षत्र क्रमांक तक गिनती करेंगे। वो जितना डिस्टेंस हुआ उसको लेके देखेंगे कि इसका इफेक्ट इसके ऊपर क्या रहेगा। अगर दोनों के नक्षत्र का क्रमांक सेम निकला तो वो जन्म नाड़ी में गिने जाएंगे। अगर जन्म नाड़ी हुआ तो उस केस में मैरिड लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा, तो इसके वजह से इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर वर के नक्षत्र के क्रमांक से कन्या के नक्षत्र का क्रमांक या फिर वाइस वर्सा अगर गिनती करेंगे, अगर वो डिस्टेंस 10 आए तो वो कर्म नाड़ी में गिना जाएगा, जिसमें कि प्रोफेशनल ट्रबल आता है आफ्टर मैरिज। अगर डिस्टेंस 16 निकला तो वो सांघातिक नाड़ी है, जिसमें कि सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस जैसे सिचुएशन भी अराइज हो सकता है। अगर डिस्टेंस 18 निकला उसको समुदाय नाड़ी बोलते हैं, जिसमें कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है आफ्टर मैरिज। अगर दोनों क्रमांक के बीच डिस्टेंस 23 निकला तो वो विनाश नाड़ी में गिना जाएगा, जिसमें कि डेथ लाइक सफरिंग फेस करना पड़ सकता है आफ्टर मैरिज। अगर दोनों क्रमांक में जो गैप है वो अगर 25 निकला तो उसको मानस नाड़ी में रखते हैं, जिससे कि मैरिज के बाद स्ट्रेस एंड टेंशन बढ़ जाता है मैरिड लाइफ में। यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर षड नाड़ी वाली सिचुएशन आ रही है किसी की कुंडली में तो वो हैप्पी मैरिड लाइफ को इंडिकेट नहीं करता। बट पिछले स्लाइड में हम जब मंडल शुद्धि पढ़े थे, यानी कि अगर दोनों के नक्षत्र का जो हम रिमाइंडर निकाले थे वो अगर वरुण या महेंद्र मंडल में आ रही हो तो उस केस में उसको मंडल शुद्धि प्रेजेंट है बोल के हम मानेंगे, और उस केस में षड नाड़ी रिलेटेड जो दोष है वो कैंसल आउट हो जाता है और एक अच्छी मैरिड लाइफ हम जी सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, सपोज लड़की का जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु नक्षत्र है क्रमांक 7, लड़के का जो नक्षत्र है वो मूल नक्षत्र है क्रमांक 19। अब हम पुनर्वसु नक्षत्र से शुरू करके मूल नक्षत्र तक गिनेंगे, डिस्टेंस आएगा 13। अब हम मूल नक्षत्र शुरू करके पुनर्वसु नक्षत्र तक गिनेंगे, डिस्टेंस आएगा 16। 13 में कोई नाड़ी एलोकेट हुआ नहीं, मगर 16 में अगर पिछले स्लाइड में देखें तो ये सांघातिक नाड़ी है, जिसके वजह से सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस जैसी सिचुएशन एराइज हो सकता है अगर नक्षत्र शुद्धि या फिर मंडल शुद्धि उस कुंडली में एब्सेंट हो तो। अब आते हैं नाग नाड़ी। देखिए, नाग नाड़ी जो कॉन्सेप्ट है नॉर्थ इंडियन सिस्टम में इसको बोलते हैं आद्य, मध्य मध्य और अंत नाड़ी। नॉर्थ इंडियन सिस्टम में जो नक्षत्र है अश्विनी से शुरू होता है जो कि आद्य नाड़ी से, और समाप्त होता है रेवती से जहाँ पे अंत नाड़ी है। बट हमारे अगर पूर्वजों की बात करें तो सबसे पहले जो गणना होती थी वो कृतिका नक्षत्र से शुरू होती थी। ईस्टर्न इंडियन सिस्टम अभी भी जो इनिशियल सिस्टम में जब नाड़ी कैलकुलेशन करते हैं वो कृतिका से शुरू करते हैं। तो ईस्टर्न इंडियन सिस्टम में 3 नाड़ी है, पृष्ठ नाड़ी, मध्य नाड़ी, क्रोड नाड़ी। पृष्ठ नाड़ी से शुरू होती है कृतिका नक्षत्र से और फाइनली द्विजा यानी कि भरणी नक्षत्र में क्रोड नाड़ी में समाप्त होता है। तो अगर पृष्ठ नाड़ी की बात करें तो इसमें जो नक्षत्र के क्रमांक है वो 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27 आ जाते हैं। मध्य नाड़ी में जो नक्षत्र के क्रमांक है 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 1 आ जाते हैं। और क्रोड नाड़ी में जो नक्षत्र के क्रमांक है 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 2 वो आ जाते हैं।
और यहाँ पे इस चार्ट से आप किस नक्षत्र के क्रमांक में कौन सी नक्षत्र आ रहा है इसको रिफर करके आपका नाड़ी क्या है आप पता लगा सकते हैं। अगर किसी कपल की हैप्पी मैरिड लाइफ, हेल्दी मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो उस केस में दोनों की जो नक्षत्र है वो डिफरेंट नाड़ी से बिलोंग करना चाहिए। बट अगर वर और वधु दोनों के नक्षत्र सेम नाड़ी में लाए करते हो तो उसको नाग नाड़ी दोष बोला जाता है। नाग नाड़ी दोष अनफॉर्चुनेट इवेंट्स को लाता है आफ्टर मैरिज। अगर दोनों के नक्षत्र पृष्ठ नाड़ी में लाए करते हो तो कपल को मैरिज के बाद डिजीजेस और इल हेल्थ लगा रहेगा थ्रू आउट देयर लाइफ। अगर दोनों की नक्षत्र मध्य नाड़ी में लाया करता हो तो सेपरेशन एंड डिवोर्स वाली सिचुएशन लाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर दोनों के नक्षत्र क्रोध नाड़ी में लाया करता हो तो चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यू देने में वो सक्षम होता है। यहाँ पे एक नोट ये है कि अगर वर और वधु दोनों की चंद्रमा एक ही राशि में लाया करता हो, यानी कि दोनों राशि अगर एक हो, या फिर अगर दोनों की एक राशि नहीं है तो अगर दोनों की राशियों के बीच, राशियों के स्वामियों के बीच मित्रता हो, या फिर दोनों के एंड एट द सेम टाइम दोनों के लग्नों के स्वामियों के बीच अगर मित्रता हो तो उस केस में पृष्ठ नाड़ी या क्रोध नाड़ी वो कैंसल आउट हो जाता है। बट मध्य नाड़ी का कैंसिलेशन का कोई भी रूल नहीं है। तो इसीलिए मैरिज मैचिंग के वक्त अगर वर और कन्या दोनों की मध्य नाड़ी आ जाए तो उसमें विदाउट रेमेडियल मेजर आगे बढ़ना मना है। हो सके तो आगे मत बढ़िए, या फिर कोई लव मैरिज वाली सिचुएशन हो तो रेमेडियल मेजर्स लेके आगे बढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए ये पृष्ठ नाड़ी के एग्जाम्पल है। पहला चार्ट लड़के का है, सपोज ये ग्रूम है एंड उसके लिए दो प्रपोजल आया है, ब्राइड 1 और ब्राइड 2। ग्रूम की असेंडेंट जेमिनी असेंडेंट है, राशि है कैंसर, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, इसका क्रमांक है 8। जो पहली प्रपोजल है ब्राइड 1 वो भी जेमिनी असेंडेंट की है, कैंसर साइन है, नक्षत्र है अश्लेषा, क्रमांक है 9। जो सेकंड प्रपोजल है ब्राइड 2 ये स्कॉर्पियो असेंडेंट की है, राशि है पाइसेस, नक्षत्र है रेवती, क्रमांक है 27। तो अगर देखेंगे ये जो क्रमांक 8, 9, 27 हैं तीनों के तीनों पृष्ठ नाड़ी में लाए कर रहे हैं, यानी कि अगर शादी होगी तो डिजीजेस एंड हेल्थ इश्यू लगे रहेंगे। बट एक बात नोटिस कीजिए, अगर ये ग्रूम को ब्राइड 1 के साथ शादी कर ली जाए तो क्या होगा। देखिए ब्राइड 1 और ग्रूम के बीच दोनों के राशि एक है, कैंसर साइन, दोनों की असेंडेंट भी एक है जो कि जेमिनी है। तो इस केस में क्या होता है, पृष्ठ नाड़ी कैंसल आउट हो जाता है। बट अगर हम ब्राइड 2 की बात करें और ग्रूम की बात करें तो उस केस में इन दोनों की असेंडेंट की बात करें तो दोनों षडाष्टक हो रहे हैं, और ग्रूम की असेंडेंट का स्वामी है बुध, ब्राइड 2 की असेंडेंट का स्वामी, क्योंकि ये स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो स्वामी होगा मंगल। बुध और मंगल में वैरता है, मित्रता नहीं है। इसके वजह से अगर ग्रूम के साथ ब्राइड 2 की शादी कर दी जाए तो उस केस में नाग नाड़ी दोष रेस्ट ड्यू टू पृष्ठ नाड़ी कैंसल आउट नहीं होगा, जिससे कि डिजीजेस एंड हेल्थ इश्यू लगे रहेगा इनको थ्रू आउट द मैरिड लाइफ। अब आता है मैचिंग ऑफ गण। देखिए गण मेनली रिप्रेजेंट करता है एक की मेंटालिटी एंड थॉट प्रोसेस को। गण 3 तरह का होता है, देव, मानव और राक्षस। अगर देवगण की बात करें तो इसमें नक्षत्र के जो क्रमांक आएंगे वो है 1, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 22, 27। मानव गण के क्रमांक में आएंगे 2, 4, 6, 11, 12, 20, 21, 25 और 26। राक्षस गण में जो क्रमांक आएंगे वो है 3, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 23 और 24। अब अगर कपल के गण सेम होता है तो इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना रहता है, क्योंकि थॉट प्रोसेस एक तरह का होता है। अगर कपल की गण डिफरेंट हो तो उस केस में अगर एक देव हो और दूसरा मानव हो तो उसमें भी कंपेटिबिलिटी अच्छा रहता है। बट अगर देव राक्षस वाली कोई कॉम्बिनेशन आ जाए तो इसमें क्या होता है, थोड़ी सी मैरिड लाइफ में डिफरेंस इन ओपिनियन ला देता है। अगर मानव राक्षस कॉम्बिनेशन आ जाए तो ये पूरी तरह से ओपोजिट थॉट प्रोसेस होने की वजह से मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करता है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने की है
कि मानव राक्षस कॉम्बिनेशन में अगर लड़की राक्षस गण की हुई और लड़का अगर मानव गण का हुआ, तो उस केस में इन दोनों के बीच पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन बढ़ जाता है ड्यू टू हेवी क्वारल। तो इस कॉम्बिनेशन को वर्स्ट कॉम्बिनेशन माना जाएगा और इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। बट हमेशा प्रीफर ये करना चाहिए कि लड़का और लड़की इन दोनों में से अगर लड़की राक्षस गण की हो, तो लड़का अगर राक्षस गण का मिल जाए, तो दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। अभी मैचिंग ऑफ योनि। योनि कंपेटिबिलिटी देखता है कि एक दूसरे के बीच भीतर म्यूचुअल अट्रैक्शन कितना है कपल के बीच। हम अगर नक्षत्रों की बात करें तो अश्व योनि में आएंगे अश्विनी और सतविषा नक्षत्र, गज योनि में भरणी रेवती, मेष योनि में पुष्य कृतिका, सर्प योनि में रोहिणी मृगशिरा, स्वान योनि में मूल और आर्द्र, मार्जरी योनि में अश्लेषा पुनर्वसु, मुशक योनि में मघा और पूर्व फाल्गुनी, गौ योनि में उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद, महिष योनि में स्वाति और हस्त नक्षत्र, व्याघ्र योनि में विशाखा और चित्र नक्षत्र, मृग योनि में ज्येष्ठा और अनुराधा, वानर योनि में पूर्व आषाढ़ श्रवण, नकुल योनि में सिर्फ उत्तराषाढ़ नक्षत्र आता है और सिंह योनि में पूर्व भाद्रपद और धनिष्ठा नक्षत्र आते हैं। यहाँ पे एक योनि मैचिंग की टेबल दी गई है। इस टेबल को हमेशा आपको रिफर करना है। सपोज एग्जाम्पल की ओर से देखेंगे, अगर लड़के की योनि अश्व योनि हुई, अगर लड़के का भी अश्व योनि आ रहा है, अगर मैचिंग करने पर देखिए यहाँ पे 4 स्कोर मिला है, यानी कि म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा। बट अगर ये लड़की की योनि अश्व है और लड़के का योनि अगर महिष हो गया, तो उस केस में देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट मिला है। इसका अर्थ क्या है, ये शत्रु योनि में गिना जाएंगे। जब कभी भी शत्रु योनि होता है, तो उस केस में दोनों के बीच अटैचमेंट डेवलप होने में प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे देखिए टेबल में अश्व और महिष, गज और सिंह, मेष और वानर, सर्प और नकुल, स्वान और मृग, मार्जरा और मुशक, गौ और व्याघ्र, ये शत्रु योनि में गिने जाते हैं। जब कभी भी शत्रु योनि में कोई भी मैरिज करता है, तो ये मेनली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लीड करता है या फिर मेंटल टेंशन रहता है दोनों के बीच में, क्योंकि अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो पाता। अब योनि मैचिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि अगर वर और वधु दोनों की सेम योनि हो, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत अच्छे से होता है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कार्य में। जब कभी यूनिक कंपेटिबिलिटी हम चेकिंग करते हैं, हमेशा ये देखना है कि कंपेटिबिलिटी स्कोर 2 या उससे ऊपर हो। अगर कंपेटिबिलिटी स्कोर 2 से नीचे आ जाए, तो उस केस में प्रॉब्लम आ जाती है। बट अगर शत्रु योनि हो जाए, यानी कि कंपेटिबिलिटी स्कोर अगर 0 हो गया, तो उस केस में म्यूचुअल अट्रैक्शन के हानि के वजह से, कमी के वजह से मेंटल स्ट्रेस या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। इसके वजह से जब कभी शत्रु योनि मिल जाए, तो उस केस में मैरिज को आगे फर्दर ना बढ़ाया जाए तो बेटर रहेगा। अब आते हैं मैचिंग ऑफ वर्ग। ये एक नई कॉन्सेप्ट है। देखिए, हमारे 2 नाम होते हैं, सबको पता है। एक हॉरोस्कोप के हिसाब से नाम हमारे नक्षत्र को लेके, दूसरे हमारे सर्टिफिकेट के नाम। पिछले जमाने में हॉरोस्कोप के नाम की अपना नाम लेके चलते थे, मगर आज हम सर्टिफिकेट के नाम से दुनिया में पहचाने जाते हैं। तो दुनिया हमको जिस नाम से पहचानता है, उस नाम का हम पहला अक्षर लेंगे, वो क्या है। वो अगर अ से लेके ओ के बीच आया, तो हम गरुड़ वर्ण में गिने जाएंगे। अगर वो क से लेके व तक आया तो माजरा वर्ण, च से लेके न्य तक आया तो सिंह वर्ण, वर्ग, वर्ण नहीं वर्ग, ट से लेके ण तक आया तो स्वान वर्ग, त से लेके न तक आया तो सर्प वर्ग, प से लेके म तक आया तो मूषक वर्ग, य से लेके व तक आया तो गज वर्ग, और स से लेके श तक आया तो मेष वर्ग में गिना जाएगा। जब कभी भी हम फर्स्ट लेटर जिस नाम से हम जाने जाते हैं, उसकी अगर हम कॉम्बिनेशन देखें, तो मेष मुशिक, गज मार्जरा, सिंह सर्प और गरुड़ स्वान, ये दोनों अगर आते हैं, तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली हम स्वच्छ होने लगते हैं आफ्टर मैरिज। बट अगर गरुड़ सर्प कॉम्बिनेशन आ जाए नाम से, ये डेथ लाइक सफरिंग दे सकता है। अगर गज सिम आ जाए, तो ये मिसफॉर्च्यून और बैड लक ला देते हैं आफ्टर द मैरिज। अगर मेष श्वान आ जाए, तो उस केस में अनटाइमली दोनों के बीच सेपरेशन हो सकती है। और अगर मार्जरा मुशक आ जाए, तो अर्ली सेपरेशन मैरिड लाइफ में हो सकती है। हमारी अभी 10 कूट मिलान समाप्त हुई। अब हम देखते हैं कैंसलेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस। सबसे पहले ये देखना है कि अगर ब्राइड और ग्रूम, यानी कि वर और कन्या की अगर राशियों की बात करें,
तो ये दोनों अगर रॉयल कपल के कैटेगरी में आ जाते हैं तो उस केस में ग्रह मैत्री, वर्ण और वश से रिलेटेड अगर कोई दोष हो तो वो नलीफाई हो जाता है। सिमिलरली वर और कन्या के बीच अगर नक्षत्र शुद्धि प्रेजेंट हो, यानी कि अगर हम कन्या के नक्षत्र स्वामी से गणना करें तो वर के नक्षत्र स्वामी अगर जन्म, विपत, प्रत्यय या बद्ध में ना आए तो उस केस में उसको नक्षत्र शुद्धि बोलेंगे। अगर नक्षत्र नक्षत्र शुद्धि प्रेजेंट होता है तो मंडल शुद्धि, षड नाड़ी, नाग नाड़ी, गण या योनि से रिलेटेड कोई अगर दोष हो वो नलीफाई हो जाता है। अगर किसी कपल का रॉयल कपल हो एंड एट द सेम टाइम नक्षत्र शुद्धि भी प्रेजेंट हो जाए, दोनों अगर प्रेजेंट, तो उस केस में हमने जो 10वां कूट पढ़ा था वर्ग कूट जो है उसकी इंपॉर्टेंस समाप्त हो जाती है, तो उसकी हमको जरूरत नहीं पड़ती मैचिंग कराना। अब हम देखते हैं कि कौन से दोष की कैंसलेशन नहीं हो सकती। सबसे पहले है आरिष राष्ट्रक, यानी कि लड़की की चंद्र कुंडली में अगर लड़के का राशि अष्टम भाव में आ जाए तो वो अरिष षडाष्टक कैंसिल आउट नहीं हो सकता। फिर देखते हैं कि नक्षत्र अशुद्धि में अगर लड़का या और लड़की दोनों की सेम टाइम में भरणी नक्षत्र आ जाए या फिर अश्लेषा आ जाए या फिर हस्त, ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़, शतभिषा, कोई भी अगर कॉमन नक्षत्र आ जाए इन छह में से वो कैंसिल आउट नहीं हो सकता वो दोष। अगर दोनों की नाग नाड़ी आ जाए और नाग नाड़ी ड्यू टू मध्य नाड़ी हो जाए तो उसके वजह से भी दोष कैंसिल आउट नहीं हो सकता। अगर गण दोष की बात करें तो अगर फीमेल हो राक्षस गण की और मेल हो मानव गण की तो वो जो गण दोष लगता है वो भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता। और फाइनली अगर दोनों की योनि शत्रु योनि के कैटेगरी में आ जाते हैं तो इसके लिए भी कोई की कैंसिलेशन अवेलेबल नहीं है। ये पांच में से लास्ट के जो पांच क्राइटेरिया इनमें से अगर कोई भी एक आ जाता है तो मैरिज आगे प्रोसीड ना करना ही एक बेटर ऑप्शन रहेगा। एग्जाम्पल वन देखते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ। यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम की चंद्र कुंडली ड्रॉ कर दी गई है। जो कन्या है उसकी चंद्रमा सजिटेरियस साइन में है और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है। जो वर है उसके चंद्रमा लिब्रा साइन में है और विशाखा नक्षत्र में है। सबसे पहले देखते हैं कि वर का जो राशि है तुला राशि वो लड़की की चंद्र कुंडली में 11वें हाउस में आ रहा है। इसका अर्थ है इस वर और कन्या, ये जो वर और कन्या है वो रॉयल कपल में गिने जाएंगे। चूंकि रॉयल कपल बन गए तो अभी ग्रह मैत्री, वर्ण और वश इन दोनों में कोई भी अगर एक में प्रॉब्लम हो तो वो नलीफाई हो जाएगा। देखिए इस केस में ग्रह मैत्री नहीं है क्योंकि सेजिटेरियस साइन का स्वामी जुपिटर, लिब्रा साइन का स्वामी शुक्र, जुपिटर और वीनस ये दोनों शत्रु हैं, तो ग्रह मैत्री नहीं है। बट चूंकि ये रॉयल कपल के कैटेगरी में आ रहे हैं तो ग्रह मैत्री रिलेटेड जो इश्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नक्षत्र की बात करते हैं। ये जो ब्राइड है इसका नक्षत्र है पूर्वाषाढ़, स्वामी है शुक्र। जो ग्रूम यानी कि जो वर है उसका नक्षत्र है विशाखा, स्वामी है बृहस्पति। अगर विंशोत्तरी दशा सीक्वेंस में हम शुक्र से बृहस्पति तक गिने तो क्या होगा? शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति छठे में आ रहा है, तो यह साधक तारा में आ रहा है। चूंकि साधक तारा में आ रहा है तो नक्षत्र शुद्धि प्रेजेंट है। चूंकि नक्षत्र शुद्धि प्रेजेंट है तो मंडल, षड नाड़ी, नाग नाड़ी, गण और योनि रिलेटेड कोई भी इश्यू अगर है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए इनके मंडल में अशुद्धि है क्योंकि अगर हम रिमाइंडर वाला जो कैलकुलेशन है उसको गिने तो वो वायुमंडल में आ रहा है, प्रोगेनी नहीं होनी चाहिए, मगर इनका एक अच्छा खासा लड़का है। इनकी गण दोष है क्योंकि ब्राइड मानव गण की है, ग्रूम यानी कि लड़का जो है वो राक्षस गण का है। गण दोष होने के बावजूद भी इनकी मैरिड लाइफ क्वारल नहीं होता। योनि देखें तो एक की है वानर योनि जो कि ब्राइड है, ग्रूम की है व्याघ्र योनि, ये भी कंपेटिबिलिटी स्कोर 2 से नीचे है। तब भी इनकी मैरिड लाइफ अच्छे से क्यों चल रहा है? क्योंकि इनके नक्षत्र शुद्धि प्रेजेंट है, तो इनके रिलेटेड कोई दोष नहीं लगेगा। अगर वर्क की बात करें तो लड़की की जो स्टार्टिंग लेटर है नाम का वो स से आता है, लड़के का जो स्टार्टिंग लेटर है वो ब से आता है। ये दोनों मेष मूषिक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो कि कंपैटिबिलिटी के लिए अच्छा है। अब देखते हैं एग्जाम्पल टू डिवोर्स। यहाँ पे ब्राइड जो है वो कैंसर साइन है, अश्लेषा नक्षत्र है। ग्रूम जो है वो एरीज साइन है, भरणी नक्षत्र में। अगर लड़के का राशि जो मेष राशि है उसको अगर लड़की की चंद्र कुंडली में देखें तो वो 10वें भाव में आ रहा है, यानी कि दोनों के बीच
दोनों रॉयल कपल के कैटेगरी में आ रहे हैं। रॉयल कपल के कैटेगरी में आने की वजह से इन दोनों के बीच वर्ण में प्रॉब्लम होने के बाद भी वो नलीफाई हो जाएगा। वर्ण में प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि लड़की है विप्र वर्ण, लड़का है वैश्य वर्ण, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, वो नलीफाई हो जाएगा। राशि रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। नक्षत्र की बात करें तो लड़की है अश्लेषा नक्षत्र में जन्म, स्वामी है बुध। लड़का भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, स्वामी है शुक्र। बुध से लेकर शुक्र तक अगर विंशोत्तरी दशा के क्रमांक में गिने तो आएगा मरकरी केतु वीनस। तीसरे में आ रहा है विपत तारा। विपत तारा होने की वजह से इनकी नक्षत्र अशुद्धि हो गई, शुद्ध नहीं हुआ। तो इनका अगर मंडल, षड नाड़ी, नाग नाड़ी, गण या योनि में कोई भी दोष आता है तो वो नलीफाई नहीं होगा। इनके देखिए मंडल की, अगर हम नक्षत्र के रिमाइंडर वाला जो कैलकुलेशन है उसको लें तो अग्नि मंडल आ रहा है। अग्नि मंडल रिप्रेजेंट करता है सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस। इनकी डिवोर्स हुई थी। सड़ नाड़ी में देखें तो इनकी सड़ नाड़ी प्रेजेंट नहीं है, नाग नाड़ी भी प्रेजेंट नहीं है, अच्छी बात है। गण है राक्षस मानव, लड़की राक्षस गण की है, लड़का मानव गण की है। ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, इसकी कोई भी तरह का कैंसिलेशन नहीं है, चाहे नक्षत्र शुद्धि हो ना हो, इस दोष का कैंसिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। योनि मार्जरा गज है, अच्छा है। और फाइनली जो वर्ग देखें तो लड़की जो स्टार्टिंग लेटर है नाम वो ल से है, लड़के का ज से है। तो ये गज सिम वाला कॉम्बिनेशन बना रहा है जो कि अनफॉर्चुनेट इवेंट दिखाता है। तो इन सब चीजों के वजह से इन दोनों के बीच डिवोर्स हो गई थी आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज। अब देखते हैं रेमेडियल मेजर्स। देखिए रेमेडियल मेजर्स हम कब लेते हैं? सपोज हमारी शादी हो गई है, बिना कुंडली देखे हो गई है, या फिर ऊपर ऊपर से अष्टकूट मिलान डाल के करवा दिया, मगर प्रॉब्लम आ रही है इन सब चीजों को देख के। या फिर कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि लव मैरिज है, बहुत ज्यादा प्यार हो, कुंडली नहीं मैच हो रही हो, तब रेमेडियल मेजर्स करके शादी किया जा सकता है। तो हम रेमेडियल मेजर्स कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले अगर षडाष्टक दोष हो, अरि षडाष्टक या मित्र षडाष्टक कोई भी हो, तो डोनेशन ऑफ ए काव एंड ए बुल। अगर बुल नहीं हो तो एक बछड़े को भी काव के साथ डोनेट कर सकते हैं। अगर नवम पंचम कॉम्बिनेशन तो उस केस में डोनेशन ऑफ सिल्वर एंड ब्रोंज। द्विद्वादश कॉम्बिनेशन हो तो डोनेशन ऑफ राइस गोल्ड एंड कपर। नक्षत्र अशुद्धि अगर प्रेजेंट हो, यानी कि अगर जन्म विपत प्रत्यरी वध तारा वगैरह आ जाए तो उस केस में डोनेशन ऑफ राइस, जैगरी यानी कि गुड़ और हनी। मंडल अशुद्धि हो तो उस केस में डोनेशन ऑफ गोल्ड एंड तिल जो कि सेसमे सीड्स है। नाड़ी दोष को काउंटर करने के लिए डोनेशन ऑफ गोल्ड, कपड़े और पैसे किसी आश्रम में डोनेट करें। गण दोष को काउंटर करने के लिए किसी आश्रम में सर्विस प्रोवाइड करें, किसी गाय की हम ख्याल रखें उसको सर्विस दें, और अन्न की अगर डोनेशन करें। और योनि दोष को निवारण के लिए अगर हम यंग चिल्ड्रन को खाना खिलाएं तो उस केस में ये जो जितने सारे दोष हैं इनके रेमेडियल मेजर्स हम ले सकते हैं और आगे मैरिज के लिए बढ़ सकते हैं। बट प्रिफरेबल ये है कि अगर कोई भी दोस्त कैंसिलेट नहीं हो रही है तो आगे ना बढ़ना चाहिए। अब आता है कंक्लूजन पे। देखिए 10 फुट मिलान में सबसे इंपॉर्टेंट है मैचिंग ऑफ मून साइन एंड नक्षत्र शुद्धि। अगर मून साइन दोनों रॉयल कपल के कैटेगरी में आ रहे हैं और एट द सेम टाइम नक्षत्र शुद्धि भी प्रेजेंट हो तो उस केस में बाकी किसी गुण को बिना चेकिंग के ही आगे आप बढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके मध्य नाड़ी की वजह से नाग नाड़ी दोष ना हो, या फिर ब्राइड राक्षस और ग्रूम मानव ये वाला गणदोष ना हो, या फिर आपकी शत्रु योनि रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, तो आप रॉयल कपल और नक्षत्र शुद्धि को लेके आगे मैरिज में बढ़ सकते हैं, इन दोनों को ही कंसिडर करके। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि हॉरोस्कोप मैचिंग के वक्त ये एक मुख्य पॉइंट है कि इनिशियल ईयर्स ऑफ मैरिज में कभी भी लड़के का अगर मारक की दशा चल रहा है या फिर लड़की का अगर मारक की दशा चल रही है, यानी कि सेकंड, सेवेंथ और ट्वेल्थ लड़की, तो जो पार्टनर है उसकी फर्स्ट, सिक्स्थ, एट और ट्वेल्थ लड़की दशा नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी एक की मारक की दशा चल रही है और दूसरे की अगर 1, 6, 8, 12 की दशा एक ही साथ चल रहा है तो वो किसी दुर्घटना या फिर कोई भी अशुभ संकेत दे सकता है। तो इस वाले दशा में दोनों की अगर अर्ली फेजेस ऑफ मैरिज ले पा रही है तो गुण मिलान के बाद भी मैरिज को रोक देना चाहिए। ऑन द डे ऑफ मैरिज बृहस्पति क्योंकि फीमेल के चार्ट में दिखाता है मैरिज को, तो उस केस में ब्राइड की चंद्र कुंडली करेंगे, लड़की की चंद्र कुंडली, उसमें बृहस्पति अगर चंद्र कुंडली से सेकंड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ या 11th हाउस से गुजर रहा हो तो उस केस में अगर मैरिज किया जाए
तो वो मैरिज को लॉन्जिविटी प्रदान करता है। बट अगर यही बृहस्पति चंद्र कुंडली के लगन से, अष्टम से या फिर द्वादश से पास कर रहा हो, और उस पीरियड में अगर आपकी मैरिज, लड़की की चार्ट की बात कर रहा हूँ, लड़के की नहीं, तो उस केस में अगर लड़की की शादी हो जा रही है तो ये लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज को एडवर्सली इफेक्ट करने की क्षमता रखता है, अगर किसी भी तरह का एडवर्स योग रिलेटेड टू मैरिज प्रेजेंट हो। और यहीं पे हमारी आज की टोटल डिस्कशन समाप्त होती है। हमेशा की तरह एक बहुत ही बढ़िया, बहुत डिटेल्ड, बहुत अच्छे से बताया भी आपने। और मैं मानता हूं कि ये सभी चीजें एक गुण मिलान, कुंडली मिलान में अवश्य देखनी चाहिए। और ये बहुत 5 मिनट में होने वाला काम नहीं होता है, जो जनरली लोग सोचते हैं कि कुंडली मिलान कर दो जी 5 मिनट में हो जाए। तो ये 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में होने वाला काम नहीं, इसमें कुछ घंटे लगाने पड़ते हैं। और मेहनत का जो है वो ही एक कॉम्बिनेशंस को प्रॉपरली चेक करने का तरीका रहता है। तो एक्सीलेंट, 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 बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। और कुमार का तो सभी जने जानते ही हैं कि एक बहुत ही योग्य, बहुत ही होनहार, मतलब ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आगे चल के विश्व में अपना नाम कमाएंगे। और उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया है, आपको कोई भी कंसल्टेंसी संबंधित बात करनी हो, आप तो डायरेक्ट कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।